पिछले क्लास में हम कहे थे कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ा नहीं पाए थे क्योंकि एक चीज़ हमको समझाना था, है ना, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। लेकिन आज हम लोग शुरू करेंगे अपना न्यूटन्स का थर्ड लॉ, और ये बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा इसका नाम बहुत बार सुना होगा। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भले ही आपने ना सुना हो, सेकेंड लॉ भले ही आपने ना सुना हो, थर्ड लॉ के बारे में आपने जरूर सुना होगा, है ना। चलिए क्या है देखिए, थर्ड लॉ क्या है समझते हैं हम लोग इसको पहले ध्यान से। क्या लिखा हुआ देखिए, when an object exerts a force on another object, the second object also exerts a force back on the first object। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया, सपोज यदि ये बोर्ड है तो जितना हम इसको फोर्स लगा रहे होंगे, उधर धक्का मार रहे होंगे, उतना ही ये धक्का मेरे हाथ पे मार रहा होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो वो भी हमको 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। कोई डाउट अब इसमें? न्यूटन का थर्ड लॉ बड़ा आसान है, मतलब कि जैसा को तैसा, जैसा आप कीजिएगा वैसा आपको मिलेगा, वही चीज है। तो जब when an object exerts a force, मान लीजिए कुछ देर के लिए हमको ऑब्जेक्ट, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे, सुन लो पहले ध्यान से, जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाएंगे तो दिस सेकेंड ऑब्जेक्ट यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरे पे क्या लगाएगा, ये दोबारा उतना ही फोर्स लगाएगा। समझ गए बात? चलिए, अब बहुत सारे बच्चों को ना ये पहला वाला याद नहीं रहता है, हालांकि उतना हार्ड भी नहीं है, बड़ा सिंपल है, आप देख सकते हैं कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि याद नहीं रखना होता है ना, वो चाहते हैं कि सर इसका कुछ छोटा सा रूप बता दीजिए। है बहुत छोटा सा रूप है ये वाला, तो आप ऊपर वाला भी बोल सकते हैं, या फिर आपका मन करे तो ये वाला भी स्टेटमेंट केवल बोल सकते हैं। क्या है देखिए यहाँ पे, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ देखिए ध्यान से, हम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो जो हम चूंकि क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है ना, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे एक्शन, और उधर से रिवर्स में जो हमको मिलेगा उसको कहेंगे रिएक्शन कहेंगे। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो एक्शन और रिएक्शन, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल लगा रहा होगा, इसीलिए नहीं कर रहा है वो। अभी समझेंगे, अभी हम लोग इस चीज को भी समझेंगे। आपके मन में जितना भी सवाल जवाब है ना, सारे को हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए सुनिए पहले, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जिस चीज को आप जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वो आपको भी लगा के देगा, है ना। चलिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, हम इधर लगा रहे हैं तो वो मेरे तरफ लगा रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो एक्शन रिएक्शन समझ में आ गया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब सेकेंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो वो एक्शन कहलाता है, और रिवर्स में जब सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे फोर्स लगाता है तो वो हमारा रिएक्शन कहलाएगा। एक्शन रिएक्शन का फर्क है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों सही है, दोनों कोई भी काट नहीं सकता है, दोनों सही है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। एक्शन रिएक्शन जब भी लगाया जाएगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही लगाया जाएगा ना। यदि मान लीजिए हम यदि यहाँ पे चुपचाप खड़े हैं, तो क्या मेरे ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है क्या, यानी कि एक्शन लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा है। नहीं सुनिए पहले, क्या मेरे ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा है। जब कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है तो हम बदले में रिएक्शन क्यों देंगे? नहीं देंगे। तो फोर्स एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। समझ के बात को? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये सिंगल ऑब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अभी हर्षित कहा था कि सर आप हैं यहाँ पे, लेकिन फोर्स तो आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है, तो हम भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। सिंपल। आपको लग नहीं रहा होगा, आपको तो सर एकदम आराम से आप खड़े हैं, लेकिन फोर्स तो आपको एयर तो आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं चल रहा होगा, लेकिन हम भी उसके ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। क्या यदि हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या आपको मालूम चल रहा है क्या कि बोर्ड भी सर के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा? नहीं, लेकिन लगाता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। अब एग्जांपल समझेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा इस चीज, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्शन और रिएक्शन का, लेकिन याद रखिएगा एक्शन रिएक्शन जब भी होगा वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही होगा। आगे, हाँ उससे ज्यादा भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दीज टू फोर्सेस, कौन सा दो फोर्सेस, एक्शन और रिएक्शन, आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
मतलब क्या हुआ, एक्शन और रिएक्शन दोनों हमेशा मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी हमको कितना लगाएगा, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। तो ये हो गया हमारा, दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। और एंड अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन लगाने का तरीका जो है वो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। हम इधर लगा रहे हैं तो वो उधर लगाएगा, बात खत्म। यही हमारा थर्ड लॉ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ के बाद, यदि हम इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी हमको 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। यही तो सबसे बड़ा खासियत है न्यूटन का थर्ड लॉ का, है ना। तो क्या अब ये 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट क्लियर। इसमें याद रखने वाली बात केवल ये है ना, ये बड़ा सिंपल सा है, एवरी एक्शन, क्या लिखा हुआ है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बस सिंपल है। उसके बाद जब भी हमारा एक्शन रिएक्शन होगा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होगा, सिंगल पे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होता है। चलिए अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट, क्योंकि अभी हम लोग समझेंगे फिर अपना कुछ एग्जाम्पल, है ना। चलिए कोई डाउट इसमें, आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिया जाएगा और आप उस एग्जाम्पल के तहत आप समझ जाएंगे कि वाकई में ऐसा होता है ना। चलिए ध्यान से समझिए। सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यदि तुम किसी को छाटा मारो ना, हाँ तो क्लास में कभी छोटा छोटी होता ही है। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है भाई, हर दिन होता है, हर दिन तो नहीं मतलब लगभग होता है ना। तो यदि आप अपने फ्रेंड का झोटा पकड़ के ऐसे 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 कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भी ऐसे 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 करेगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में थर्ड लॉ का जो इसका जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ था वो बिल्कुल सटीक बैठता है ना। खैर ये तो अलग बात हो गया, वो तो दुश्मनी का भी हो सकता है, अलग चीज़ है वो। लेकिन मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है ना, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, हम उसको एक चटा मार रहे हैं लेकिन वो हमको नहीं मारा, तो क्या यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है क्या, कर रहा है। अरे भाई हो सकता है कि उसका मन हो नहीं मारे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है, हमसे बहुत प्यार करता है वो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको जोर से मारेंगे लेकिन वो कहेगा कि छोड़ो मार दिया कोई दिक्कत नहीं, क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या किए, हम उसको तो जोर से मार दिए लेकिन वो कहेगा कि यार छोड़ो ठीक आदमी है क्यों मारना है, तो वो तो नहीं मारा। लेकिन ध्यान से समझिएगा इस चीज को, हमने फोर्स लगाया उसके गाल पे लेकिन तुरंत उधर से भी हमारे हाथ को चोट लगा। तो क्या आप जब चाटा मारते हैं तो आपको क्या महसूस नहीं होता है, क्या होता है ना। तो वो जो महसूस हो रहा है चाटा, वही हमारा क्या है, इक्वल रिएक्शन है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत इसमें। तो जो आपने उसको चाटा मारा, भले उसने आपको दोबारा लौट के नहीं मारा लेकिन उसका जो बॉडी था, उसका जो गाल था, उसने आपके ऊपर, आपके हाथ के ऊपर उतना ही फोर्स लगाया, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर ये तो हो गया, नॉर्मल सी बात हो गई है। उसके बाद फिर दीवार पे धक्का दीजिए, दीवार वाला एग्जांपल है हमारा। दीवार पे आप जितना न्यूटन का फोर्स दीजिएगा उतना ही ज्यादा रिटर्न में आपको मिलेगा। जैसे जोर से धक्का दे रहे हैं लेकिन उतना ही हमको भी दे रहा है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, हम जान रहे हैं क्या है, मास से रिलेटेड होगा कि सर जब आप इसको धक्का दे रहे हैं तो ये गिर क्यों नहीं रहा है ना। हाँ वही चीज़ बताएंगे, अभी बताएंगे, पहले कुछ एग्जांपल समझ लीजिए आप, है ना। तो दीवार वाला एग्जांपल हो गया, है ना। उसके बाद फिर हमारा एग्जांपल है वॉक। जैसे जब आप कभी चलिए, आपका एक्शन किधर है, आगे आगे, लेकिन फ्रिक्शन किधर लगता है, पीछे। तो जितना फोर्स आप आगे लगा रहे हैं उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन पीछे फोर्स लगा रहा है, इसीलिए आप आगे मूव कर पा रहे हैं। फिर आपके मन में सवाल होगा कि सर जितना फोर्स आप आगे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स पीछे लगा रहा है आपका, तो आपको रुक जाना चाहिए था। आपका क्या जवाब हो सकता है कि सर जितना फोर्स आपने आगे लगाया पैर से उतना ही फोर्स जब फ्रिक्शन लगा रहा है पीछे तो आपको स्टेशनरी होना चाहिए था, आपको अस्थिर होना चाहिए था। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक ना। लेकिन सुनिए पहले और कुछ एग्जांपल और, तो समझ में आ गया। जब हम लोग चलते हैं तो एक्शन हमारा आगे होता है लेकिन रिएक्शन हमारा पीछे होता है, और रिएक्शन क्रिएट कौन करता है, फ्रिक्शन, है ना। चलो इसी के कारण आप चल पाते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर स्विमिंग, तैरना।
जितना ज़्यादा फोर्स आप आगे करेंगे अपने हाथ को, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे पानी में, उतना ही ज़्यादा आप स्पीड नहीं सॉरी मिस्टेक, जितना ज़्यादा आप फोर्स आगे लगाएंगे उतना ही ज़्यादा पानी आपका पीछे भी लगाएगा। यहाँ भी पानी में जो फ्रिक्शन है वो प्रोड्यूस हो रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो जितना ज़्यादा आप फोर्स हाथ चलाएंगे, जितना स्पीड में जितना फोर्स लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा पानी पीछे भी फ्रिक्शन लगाता है। पानी में ही फ्रिक्शन होता है ना। जब हवा में हो सकता है तो पानी में क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, होता भी है। चलिए, उसके बाद फिर हमारा गन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल गन। कभी आप मूवी में, हालांकि मूवी में तो बहुत हद तक इसको सही दिखाता है, मतलब कि हालांकि वो तो मतलब ठीक दिखाता है, फिर भी हम लोग समझते हैं इसको कैसे होता है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमारा गन है, ठीक ना, यदि इस प्रकार से है, ठीक, तो हम यदि इसको फायर करेंगे ना, इससे हमारा क्या, गोली निकलेगा बाहर। लेकिन जिस फोर्स के साथ ये बाहर निकला, उसी फोर्स के साथ ये पीछे भी आएगा। कभी कभी आप मूवी में देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए किसी को बंदूक चलाना नहीं आ रहा है, तो वो बंदूक तो चला देता है, लेकिन बहुत जोर से वो पीछे फेंका जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स इन्होंने आगे की ओर लगाया, उतना ही ज़्यादा इन्होंने पीछे की ओर भी लगाया, है ना। और जब पीछे हम हैं तो पीछे हमारा कंधे पे लगता है, या फिर कहीं भी लग सकता है, मुंह में भी लग जाता है ना, तो आप नीचे गिर जाते हैं। तो ये, हाँ, ऐसा होता है भैया, प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। समझ में आ गया? तो गन का हमारा ये काम है। आगे बढ़ते हैं, फिर और एग्जाम्पल है हमारे पास, बलून। अच्छा हाँ, बलून का थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली कर लेते हैं। बलून हमारे पास है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली कर लेते हैं इसको। देखिए ध्यान से, देखिए जब पुलिस ये सब का ट्रेनिंग होता है ना, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, इन सबको जब बंदूक सिखाना चलाया जाता है ना, तो उनका सबसे पहले कहा जाता है कि आप इसको मजबूत कीजिए, एकदम शोल्डर को मजबूत कीजिए, क्योंकि फोर्स सबसे ज़्यादा ना यहीं पे लगता है, क्योंकि बंदूक यहीं पे इसका सटा रहता है, ऐसे फायर करता है। देखें कभी, क्यों इसको मजबूत करने के लिए कहता है? ताकि फोर्स लगे तो आप पीछे ना चले जाएं, आप बिल्कुल इस प्रकार से रहें। हाँ, लगना ही लगना है। चलिए समझिए इस चीज को। खैर, बलून वाला हम लोग समझ लेते हैं, हमारे पास बलून है तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, क्या हो गया? नहीं हुआ क्या ना, सही में गए हुए थे बर्थडे में, ठीक है, और बर्थडे, हाँ, बर्थडे में थोड़ा पहुंच गए थे पहले, तो बोला कि थोड़ा भैया थोड़ा बलून वलून फुला दीजिए। हाँ, तो गए तो बोला कि थोड़ा पहले आ गए हैं तो बैठिए। अब बलून ला के सामने रख दिया, फुलाइए तो भैया थोड़ा, है ना। तो जैसे वो रख के गया उधर, 7-8 को तो फुलाएं, 2-3 को पैकेट में भर ली। ठीक है। तो वो बलून हमारे पास है, आज समझेंगे इसको हम लोग। बर्थडे वाले बलून से हम लोग समझेंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए देखिए, खैर सुनिए, हमको लेकिन बलून से ना बहुत डर लगता है। बलून क्या, जो चीज फूटता है ना, उससे डर लगता है बहुत ज्यादा। विश्वास नहीं हो, हाँ, वो बात नहीं है, मतलब आवाज से सही में बचपन से हमको डर है। आज भी हम ना, सही में, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही में हमको आज भी ना दिवाली में पटाखा नहीं फोड़ते हैं। विश्वास करोगे? डर लगता है सही में पटाखा जलाने में। रियलिटी है ये, मेरे घर में पूछना किसी से। हाँ, हम पटाखा नहीं फोड़ते, हमको बहुत डर लगता है। नहीं, पटाखा बिल्कुल नहीं फोड़ते हैं। जब बचपन में थे ना, तो बचपन में जब पटाखा नहीं फोड़ते थे तो मेरे लिए ना, मतलब पापा छुरछुरिया लाते थे। हाँ, वो जो होता है स्टिक वाला छुरछुरिया लाते थे, तो उसी को पकड़ के ऐसे 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 ऐसे, हाँ, बहुत हद तक उसी को हम जलाए थे, उसी को हम यूज करते थे। लेकिन नहीं, अब तो खैर थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस है तो फिर नहीं करते, है ना। फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए हमारा, फ्रेंडली दिवाली होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो पटाखा से हमको बहुत डर लगता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, खैर ध्यान से इधर, इतना काफी है। ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
हाँ देखिए, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज को। छोटा लग रहा है ये, थोड़ा सा छोटा लग रहा है। सुनिए, बलून है, यदि हम इसको अभी छोड़ेंगे तो ये भागेगा, कहीं ना कहीं तो भागेगा, किसी भी डायरेक्शन में ये भाग सकता है ना। ये क्यों भाग रहा है मालूम है आपको? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ये कि यदि हम इस बलून को छोड़ेंगे तो ये आगे भागेगा और ये आगे उसी फोर्स के साथ भागेगा जिस फोर्स के साथ इसका हवा पीछे से निकलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना। यदि हम इसको छोड़ रहे हैं तो ये हवा क्या कर रहा है? पीछे से छोड़ रहा है, और जब ये हवा जितना न्यूटन का पीछे छोड़ेगा उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा? आगे भी तो लगाएगा, क्योंकि एवरी रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यही होता है ना। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या वाकई में ऐसा होता है? किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक ना, क्योंकि एयर का तो कोई भी फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं। देखिए ध्यान से, चला गया, हो गया ना। तो वो जो आगे गया वो उतना ही फोर्स के साथ गया होगा जितना के उन्होंने पीछे लगाया होगा, है ना। एक और एग्जांपल दोबारा देखिएगा ध्यान से इसको, हो गया ना। नहीं वो सट गया था, समझ गए बात को? तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, समझ में आ गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और उसके बाद फिर हमारा है रॉकेट। कभी अच्छा किसने किसने ये वाला मूवी देखा? अक्षय कुमार का कौन सा है? मिशन मंगल। हाँ, मिशन मंगल किसने देखा है? मिशन मंगल में जब रॉकेट लॉन्च होता है तो इतना ज्यादा नीचे धुआं छोड़ता है ना, वो धुआं नहीं होता, वो मेनली हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस का धुआं होता है वो, क्योंकि रॉकेट जो है ना, रॉकेट हाइड्रोजन गैस पे ही, लिक्विड हाइड्रोजन होता है हमारा मेनली वो, है ना, उस पे ही हमारा चलता है, ठीक है। तो जब रॉकेट लॉन्च होता है तो वो जो नीचे धुआं फेंक रहा है ना, उसमें इतना ज्यादा फोर्स है, इतना ज्यादा फोर्स है कि उतना ज्यादा फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा। सुन लो पहले ध्यान से, उतना ही ज्यादा वो फोर्स ऊपर भी लगा रहा होगा। तो जिस फोर्स के साथ धुआं नीचे निकल रहा होगा उसी फोर्स के साथ वो ऊपर भी फोर्स लगा रहा होगा, है ना, इसीलिए वो ऊपर उठ पाता है। और जब तक वो जाता है तब तक धुआं निकलता रहता है। यदि कहीं पे धुआं निकलना बंद, मतलब कि नीचे फोर्स लगाना बंद, तो वो भी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि रिएक्शन बराबर होता है एक्शन के। जब एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन कहां से होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एक लास्ट एग्जाम्पल है, हालांकि ये एग्जाम्पल तो बड़ा मशहूर सा है एग्जाम्पल। चलो खैर देखो ध्यान से, अब मास का कॉन्सेप्ट क्या है देखो ध्यान से। आपके मन में ये सवाल था कि सर जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसको मूव करना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहा है फिर? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, मेरे मास से ज्यादा। हाँ, भले ही जितना फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं फोर्स उतना ही मेरे पे भी लगा रहा होगा, लेकिन मास के डिफरेंस के कारण हम इसको हिला नहीं पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, यदि हमको कोई कहे इस पे आप फोर्स लगाइए, तो हम इस पे फोर्स लगा के हिला दिए, मतलब कि मान लीजिए ऐसा है, तो हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो हम उतना ही फोर्स लगा रहे होंगे जितना कि ये मेरे ऊपर लगा रहा होगा, लेकिन चूंकि मेरा मास क्या है, ज़्यादा है, तो हम इसको हिला सकते हैं। मास के वजह से जो है ना, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ने देते हैं। मास की वजह से कितना ही ज़्यादा आपका फोर्स क्यों ना हो आपके पास, लेकिन मास यदि ज़्यादा है तब तो फिर वो हट जाएगा, है ना। चलिए अब इसका एग्जांपल थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई हाथी उधर से दौड़ता आ रहा है और हम उसको ऐसे रोकना चाह रहे हैं, तो जितना फोर्स हम उस पर लगाएंगे हाथी भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन हम पीछे हट जाएंगे। क्यों? हम हो सकता है कि फेंका भी जाएं, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। समझ गए बात को?
हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो अब आप जो है ना न्यूटन का थर्ड लॉ तो पढ़ लिए हैं, इसको पढ़ने के बाद आप ट्रेन को जाके रोकने का कोशिश मत कीजिएगा समझ गए? क्योंकि ट्रेन तो आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि आप फोर्स लगाएंगे, लेकिन उसका मास ज़्यादा होने के कारण फिर आप फेंका भी सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट, समझ में आ गया बात? कहीं पे भी कोई समस्या? चलने वाला वही बात है, हम आगे फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन का, फ्रिक्शन भी क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, क्योंकि मेरा मास क्या है अभी फिलहाल तो ठीक है ना, आगे है तो आगे मूव करते हैं हम लोग। समझ के बात को? चलिए, तो यही था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। कहीं पे भी किसी को कोई समस्या है तो बता दीजिए फिर। नहीं नहीं, ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ खत्म हुआ, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। चलिए, तो आज से क्लास ओवर किया जाए, बोलिए क्लास ओवर किया जाए। चलिए, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, ठीक ना? हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स करवा देंगे। नहीं, ये बलून नहीं दे सकते हैं, ये इसको हम कुछ समझाना होता है क्लास में तो हम यहाँ पे रखते हैं, है ना? हाँ, चलिए क्लास ओवर करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक में।